हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ उज्जवल के साथ। आज हम लोग देखने वाले हैं इतिहास का सबसे पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछा जाता है, और वो भी बहुत ही सरल शब्द में देखेंगे और आप लोग को कम से कम समय में आपको बहुत ही अच्छे से समझा देंगे। और आप लोग देख सकते हैं ये जो हाईलाइट किया हुआ है, ये आपको मेन जो वर्ड है ना उसको हाईलाइट कर दिए हैं, जिसके कारण आपको समझने में बहुत ही आसानी होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कौन था? नेपोलियन कौन था? नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था। नेपोलियन एक महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप को प्रभावित किया था। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था। नेपोलियन एक महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप को प्रभावित किया था। ये आपका हो गया पहला। इसको आप लोग हेडिंग बना बना लिखेंगे। और चलिए अब दूसरा मतलब देखते हैं। आपको आंसर एकदम सेम इसी तरह लिखना है, आपको अलग नहीं लिखना है। आपको पूरा से पूरा मार्क्स मिलेगा इतने में ही। नेपोलियन अपने योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गया। नेपोलियन अपने योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गया। उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और अपार लोकप्रियता हासिल कर ली। आपको ये 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, और आपको अगर ये 6 मार्क्स में या 5 मार्क्स में पूछा जाएगा तो आगे और आपको बड़ा बड़ा मतलब लिखवाया गया है, जिससे आपको अच्छे से 5-6 मार्क्स मिल जाएगा। आपको ये 2 नंबर लायक क्वेश्चन है, इसलिए आपको 2 नंबर जैसा आपको लिखवाया गया है। चलिए अब देखते हैं, कुछ MCQ पहले देख लेते हैं, उसके बाद से चलेंगे फिर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं MCQ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने रखी थी? जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने रखी थी? नेपोलियन बोनापार्ट ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है जो परीक्षा में पूछा जाता है, और बहुत ही सरल शब्द में है। देखिए, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? रूसो को। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? रूसो को। सामाजिक उपबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सामाजिक उपबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? रूसो ने। इसे दार्शनिक भी कहते हैं। ये भी MCQ में पूछा जाता है कि दार्शनिक किसे कहते हैं? रूसो को। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? 1862 ईस्वी में। आपको ऐसे ही पूछ सकता है कि जर्मनी का चांसलर कौन था? तो बिस्मार्क। पांचवा क्वेश्चन, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1871 ईस्वी में। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये 5 MCQ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा प्रश्न। आपको दूसरा प्रश्न, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। या आपको ऐसा भी पूछ सकता है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी और उसका मुख्य कारण क्या था? या आपको इस तरह भी पूछ सकता है कि फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? तो चलिए दोस्तों देखते हैं उत्तर। 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक क्रांति हुई थी जिसके द्वारा वहां पर लुई सुलावा के शासन का अंत हुआ और वहां पर लोकतंत्र की स्थापना की गई थी। इस क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। तो चलिए देखते हैं इसका मुख्य कारण क्या था जिसके कारण फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो सबसे पहला कारण आपको सेम इसी तरह, जिस तरह मैंने उत्तर लिखा है सेम आपको इसी तरह टॉपिक बना बना के लिखेंगे तो आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। तो सबसे पहला है अयोग्य शासक। फ्रांस के क्रांति के समय यहाँ लुई वंश का शासन था जिसका शासक लुई 16वां था। फ्रांस की क्रांति के समय यहाँ लुई वंश का शासन था जिसका शासक लुई 16वां था। वह एक अयोग्य कर्तव्यहीन शासक था। वह लोगों के कष्टों को दूर नहीं करता था बल्कि अपनी निरंकुशता को कायम रखना चाहता था। इसके कारण जनता विरोध करने लगी। ये आपका हो गया सबसे पहला अयोग्य शासक। इसके अंदर आप लिख सकते हैं इतना। अब चलते हैं दूसरा हेडिंग पर। तो आपको इसी तरह सेम लिख देना है दूसरा नंबर डालकर। और आम जनता की दयनीय स्थिति। उस समय शासक उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग के लोग विलासितापूर्व जीवन व्यतीत कर रहे थे, वहीं आम जनता की स्थिति बड़ी दयनीय थी तथा लोग रोजी रोटी के लिए तरस रहे थे। जो सबसे नीचे वर्ग के थे उन लोग के लिए रोटी रोजी के लिए तरसना पड़ता था, और जो बड़े लोग थे उन लोग के घर घर पहुंच जाता था खाने पीने के लिए। तो आपका ये दूसरा हेडिंग भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं तीसरा हेडिंग पे।
तो आप लोग देख सकते हैं तीसरा हेडिंग, उस समय जो दार्शनिक वर्ग उदित हुआ उसने जनता को प्रशासन की दुर्दशा, न्याय व्यवस्था व फ्रांसीसी समाज की बुराइयों से अवगत कराया। उस समय जो दार्शनिक वर्ग उदित हुआ, उस टाइम जो दार्शनिक वर्ग उदित हुए उसने जनता को प्रशासन की दुर्दशा, न्याय व्यवस्था व फ्रांसीसी समाज की बुराइयों से अवगत कराया, यानी कि उससे जानकारी दिलाया। इन्होंने जनता में क्रांतिकारी भावनाओं का संचार किया। जो दार्शनिक वर्ग थे उन्होंने जनता में क्रांतिकारी भावनाओं का संचार किया, जिसके कारण जनता क्रांति करने के लिए जागृत हुए। उसी के कारण लोग फ्रांस की क्रांति करने के लिए जागृत हुए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको अच्छे से फ्रांस की क्रांति समझ में आया होगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों देखते हैं तीसरा प्रश्न, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। या इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, फ्रांस की क्रांति का 2 परिणाम बताइए। या आपको इस तरह भी पूछ सकता है और आपको इस तरह भी पूछ सकता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछा ही जाता है। तो दोस्तों और आपको अगर वीडियो अच्छा समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं इसका उत्तर देखते हैं। 1789 ईस्वी में फ्रांस में जो क्रांति हुई उसके फ्रांस और यूरोप पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। 1789 ईस्वी में जो फ्रांस में क्रांति हुई थी उस टाइम यूरोप में बहुत ही निम्नलिखित प्रभाव पड़े थे। सबसे पहला प्रभाव आपको सेम इसी तरह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हेडिंग डाल डाल कर लिखना है। बहुत ही अच्छे से इस तरह लिखा जाता है और परीक्षा में इस तरह लिखने पर पूरा मार्क्स मिलता है। तो सबसे पहला, लुई वंश के शासन का अंत हुआ और उसके स्थान पर लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। पहला, लुई वंश के शासन था उस टाइम, उसके स्थान पर लोकतांत्रिक शासन हुई थी। और दूसरा, सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य किए गए, जैसे सड़कों, पुलों, नहरों, अस्पतालों, बांधों, स्कूलों आदि का निर्माण हुआ। समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व की भावना से भरे हुए नए समाज की नींव रखी गई। अब देखते हैं चौथा, न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन करके देश के लिए नवीन कानून साहित्य लागू की गई। और पांचवा, प्रभुसत्ता राजतंत्र के हाथों से निकलकर जनता के हाथों में चली गई थी। और चौथा, फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा और फ्रेंच तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज घोषित कर दिया गया था। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये तीसरा प्रश्न भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं चौथा प्रश्न, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। या आपको इस तरह भी पूछ सकता है, नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे, उसके सुधारों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। और जो सबसे पहला क्वेश्चन देखे थे वो भी इसी तरह से था, लेकिन वो आपका 2 मार्क्स का था और ये आपको 4 या 5, 6 मार्क्स का पूछ सकता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं उत्तर। तो नेपोलियन बोनापार्ट विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था। उसके असाधारण कार्यों और आश्चर्यजनक विजयों ने 1799 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया। उसके प्रमुख सुधार निम्नलिखित थे। तो सबसे पहला आपका जो हेडिंग है वो आपको पहला, शासन संबंधी सुधार, जो नेपोलियन सुधार किया था उसका वर्णन कीजिए। अगर ऐसा आता है क्वेश्चन तो आप लोग लिख सकते हैं उसमें हेडिंग डालकर, सबसे पहला शासन संबंधी सुधार, नेपोलियन सबसे पहला शासन संबंधी सुधार किया था। तो पहला, शासन संबंधी सुधार, नेपोलियन की शासन व्यवस्था प्रतिभा, व्यापकता और कार्यक्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी। देश के अराजकता को समाप्त करने के लिए उसने शासन का केंद्रीकरण कर दिया। नेपोलियन की शासन व्यवस्था प्रतिभा, व्यापकता और कार्यक्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी। देश की अराजकता को समाप्त करने के लिए उसने शासन का केंद्रीकरण कर दिया। आपका ये सबसे पहला जो हेडिंग था ये कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं दूसरा हेडिंग देखते हैं। तो देखते हैं दूसरा हेडिंग, आर्थिक सुधार। नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कराई। मादक द्रव्यों, नमक आदि पर कर लगाया। मजदूरों का वेतन निश्चित किया। चोरबाजारी, सट्टेबाजी, मुनाफाखोरी को समाप्त किया। आर्थिक सुधार में जो नेपोलियन बोनापार्ट था ये सुधार किया।
अब चलते हैं तीसरा हेडिंग देखते हैं, धार्मिक सुधार। आपको दोस्तों देख सकते हैं कि बस इसी तरह आपको हेडिंग डाल डाल कर लिखना है, जिससे आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। देखते हैं तीसरा हेडिंग, धार्मिक सुधार। नेपोलियन ने अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया। नेपोलियन ने अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया। राज्य की ओर से सभी को अपने धर्म का आचरण करने का स्वतंत्रता प्रदान की थी। धार्मिक सुधार में बस आपको इतना लिख देना है। अब चलते हैं चौथा हेडिंग में, न्याय संबंधी सुधार। न्याय संबंधी क्या सुधार हुए थे, अब चलते हैं देखते हैं। न्याय संबंधी सुधार। नेपोलियन ने फ्रांस के लिए विधि संहिताओं का निर्माण करवाया। इसे नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। नेपोलियन ने फ्रांस के लिए विधि संहिताओं का निर्माण कराया। इसे नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं पांचवा हेडिंग, जो शिक्षा संबंधी सुधार किए थे नेपोलियन बोनापार्ट। अब उसके बारे में देखते हैं। नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली और पेरिस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधार किए थे। नेपोलियन जो था वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार किया था। उसने फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली और पेरिस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। अब चलते हैं छठवां हेडिंग देखते हैं, सार्वजनिक सुधार। तो छठवां हेडिंग देखते हैं, सार्वजनिक सुधार। नेपोलियन ने सार्वजनिक हित के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने बेरोजगारी को दूर किया और आवागमन को सुगम बनाने के लिए 229 पक्की सड़कों का निर्माण किया। नेपोलियन ने सार्वजनिक हित के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए और उसने बेरोजगारी को दूर किया और आवागमन को सुगम बनाने के लिए 229 पक्की सड़कों का निर्माण किया। अब नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों के क्या प्रभाव पड़े, जब नेपोलियन ने ये सब सुधार किए थे उसका क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में चलिए देखते हैं। तो नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों के निम्नलिखित प्रभाव पड़े। नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों के निम्नलिखित प्रभाव। यूरोप में अन्य हिस्सों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता के आधार पर बल दिया जाने लगा। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्या प्रभाव पड़ा था। तो चलिए देखते हैं दूसरा, यूरोप के हिस्सों में लोग मानवीय अधिकारों की मांग करने लगे। अब तीसरा देखते हैं, यूरोप के अन्य हिस्सों में समान कर प्रणाली लागू की जाने लगी। यूरोप में अन्य हिस्सों में भी समान कर प्रणाली, जो कर उस टाइम जो टैक्स उछला जाता था वो समान रखने के लिए लागू करने के लिए कहा जाने लगा। और चौथा, यूरोप के अन्य हिस्सों में भी सामंती व्यवस्था का अंत होने लगा तथा किसानों को भूदास्तों और जागीरदारी शुल्कों से मुक्त किया जाने लगा। बस दोस्तों आपको इतना लिख देना है और आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा और बहुत ही अच्छे से मिलेगा, कोई भी उसमें परेशानी नहीं होगी। बहुत ही अच्छे से आप लोग इसी तरह लिख दीजिएगा, बस आपको मार्क्स मिल जाएगा, फुल मार्क्स मिलेगा। और ये जो है ये नोट्स बना कर लिखे हैं, जो आपको कोई भी एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है या आपको लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि इटली की राजधानी क्या था, रोम। और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियन था। फ्रांस की राजधानी पेरिस था। तो दोस्तों अब चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5, इटली के एकीकरण में मेज़िनी, गैरिबाल्डी एवं कैबूल का योगदान बताइए। इटली के एकीकरण में मेज़िनी, गैरिबाल्डी एवं कैबूल का योगदान बताइए। दोस्तों आप लोग और कभी पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही भारी भारी शब्दों में बताया जाएगा जो अच्छे से आपको याद नहीं होगा, लेकिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही सरल शब्द में समझाया जा रहा है जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। उसी तरह दोस्तों चलिए ये भी क्वेश्चन देखते हैं अच्छे से। आपको इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैबूल इटली का वास्तविक निर्माता था, स्पष्ट कीजिए। या इटली के एकीकरण में कैबूल के योगदान बताइए। या इस तरह पूछ सकता है, इटली का एकीकरण के बारे में बताइए। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर देखते हैं। सबसे पहले आप लोग सेम इसी तरह लिखिएगा और कुछ मत कीजिएगा ज़्यादा इसमें, बस इसी तरह लिखिएगा। आपको जो टॉपिक अच्छे से आसान हो समझ में उसको याद कर लीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि 10 इस तरह टॉपिक लिख रहे हैं तो आप 10 ही लिखेंगे, नहीं। आपको अगर 5 से 6 7 आपको अगर अच्छे से समझ में आए तो आप लोग 6 7 ही लिख दीजिएगा और अच्छे से लिखिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इटली का एकीकरण, आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह हेडिंग डालकर आप लोग इस तरह अगर आप लोग निशान लगा सकते हैं निशान लगा दीजिएगा, जिससे और सुंदर काफी दिखने लगेगा। तो चलिए देखते हैं 1815 यानी कि
1815 यानी कि 19वीं सदी में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। 19वीं सदी में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। इटली में हैब्सबर्ग साम्राज्य का शासन था, पर यह कुछ समय के बाद टूट जाता है और कुछ हिस्सों में कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। इटली में सार्डिनिया और पिडमोर राज्य पर इटालियन का शासन था। इटली में सार्डिनिया और पिडमोर राज्य पर इटालियन का शासन था। इटली के उत्तरी भाग में ऑस्ट्रिया का नियंत्रण था। मध्य भाग में पोप के शासन और दक्षिण भाग में स्पेन के बोर्बोन वंश का शासन था। और परंतु पूरे कब्जा किए गए क्षेत्र में इटालियन भाषा ही चलता था। दोस्तों आप लोगों को बस इसी तरह लिखना है, आप लोग ज़्यादा इसमें कुछ मत कीजिएगा, बस इसी तरह लिखें, क्योंकि ये सामाजिक है, सामाजिक में इसी तरह लिखा जाता है जिससे आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। पूरे इटली की संस्कृति खान पान पर कुछ एक ही था। पूरे इटली की संस्कृति खान पान सब कुछ एक ही था। अब चलिए देखते हैं जिउसेppe मैसिने, क्योंकि आपको पूछ सकता है इस तरह भी और से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिउसेppe मैसिने कौन थे। तो आपको बस इसी तरह लिखना है, पहले हेडिंग डाल दीजिए जिउसेppe मैसिने। यह एक इटालियन क्रांतिकारी था। इसका जन्म 1807 ईस्वी में हुआ था। यह एक इटालियन क्रांतिकारी था। इसका जन्म 1807 ईस्वी में हुआ था। और आपको इसी तरह से निशान बनाकर लिखना है। वह कार्बोनारी के सीक्रेट सोसाइटी का सदस्य था। जो जिउसेppe मैसिने था वो कार्बोनारी के सीक्रेट सोसाइटी का सदस्य था। ये जनता को देश से प्रेम के लिए कहते थे, राजा से नहीं। ये जनता को देश से प्रेम करने के लिए कहते थे, बल्कि राजा से नहीं कहते थे। 1831 में मात्र 24 वर्ष की आयु में लिगुरिया में क्रांति फैलाने की कोशिश में उसे देश से निकाल दिया। ये इटली 7 भाग में बटा था। जो 1831 में मात्र 24 वर्ष की आयु में जिउसेppe मैसिने को जो लिगुरिया में इटली में है, लिगुरिया में क्रांति फैलाने की कोशिश से उसे देश से निकाल दिया गया। और आपको ये लिखना है, ये इटली 7 भाग में बटा था जिसे यह एक करना चाहते थे। जिउसेppe मैसिने इटली 7 भाग में बटे थे जिसे एक करना चाहते थे। इसके बाद उसने 2 अन्य सीक्रेट सोसाइटी का गठन किया। जिउसेppe मैसिने 2 अन्य सीक्रेट सोसाइटी का गठन किया। जो आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि 2 सीक्रेट सोसाइटी का नाम क्या था। तो चलिए देखते हैं। सीक्रेट सोसाइटी, पहला मार्से में या यंग इटली, बर्ने में यंग यूरोप। तो दोस्तों आपको इसी तरह लिखना है सेम। और अगला हेडिंग देखते हैं। 1830 के दशक में जोसेफ मैजिने ने इटली को एक गणराज्य की स्थापना के लिए प्रयास किया। 1830 ईस्वी के दशक में जोसेफ मैजिने ने इटली को एक गणराज्य की स्थापना के लिए प्रयास किया, लेकिन 1831 और 1848 के विद्रोह की विफलता हुई। 1848 के विद्रोह की विफलता हुई। पिडमोंट और सिर्डिनिया के शासक विक्टर इमैनुएल ने इटली के एकीकरण के बारे में सोचा, और मैजिने से प्रेरित होकर लोगों ने जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में कई ऐसे सीक्रेट सोसाइटी बनाए। जैसे मैजिने ने ये 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाए थे, उसी तरह वहाँ पे फ्रांस में बहुत लोग प्रभावित होकर और अन्य सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना की। बस आपको इतना ही, आपको मैजिने जिउसेppe के बारे में लिख देना है। जिउसेppe मैजिने के बारे में बस इतना ही लिख देना है, आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते आगे देखते हैं। अब देखते हैं आपको काउंट काबुल। यहाँ पर हेडिंग डाल देना है काउंट काबुल। आपको अगर इस तरह भी आपको क्वेश्चन अलग से पूछ सकता है कि काउंट काबुल के बारे में बताइए, या इटली के एकीकरण में काउंट काबुल का क्या योगदान था, इस तरह भी पूछ सकता है आपको। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। आपको लिख देना है, पहले हेडिंग डाल देना है काउंट काबुल। पहला सबसे विक्टर इमैनुएल दो ने के यहाँ एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम काउंट काबुल था। काउंट काबुल इटली के उन इलाकों को जीत लेता है जिसे दूसरे देशों ने कब्जा कर रखा था। इटली में काउंट काबुल उन इलाकों को जीत लेते हैं जिसे दूसरे देशों ने कब्जा कर रखा था। ये न तो क्रांतिकारी थे, न ही
प्रजातांत्रिक थे। ये न तो क्रांतिकारी थे न ही प्रजातांत्रिक थे। कुछ समय के पश्चात इटली और फ्रांस की सेना आपस में मित्रता करके एक साथ ऑस्ट्रेलिया में 1859 ईस्वी में धावा बोल देते हैं। कुछ समय पश्चात इटली और फ्रांस की सेना आपस में मित्रता करके एक साथ ऑस्ट्रेलिया में 1859 ईस्वी में धावा बोल देते हैं और ऑस्ट्रेलिया हार जाता है और इटली का उत्तरी इलाका वापस जीत लेते हैं। तो इस तरह काउंट काबुल के बारे में इतना आपको लिख देना है और आपको मार्क्स मिल जाएगा, फुल मार्क्स। अब चलते हैं, देखते हैं ज्यूसेफे गैरिबाल्डी। ये सब आपको तीन जो भी बारे में बताए हैं, तीनों के बारे में आपको इटली के एकीकरण में इतना ही लिख देंगे तो आपको पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा। या आपको इस तरह पूछ सकते हैं, अलग से भी पूछ सकते हैं, तभी लिख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं ज्यूसेफे गैरिबाल्डी, आपको हेडिंग डाल देना है और आपको देखना है सबसे पहला, ज्यूसेफे गैरिबाल्डी एक नाविक थे। ज्यूसेफे गैरिबाल्डी एक नाविक थे। सन 1860 ईस्वी में मार्च महीने में दक्षिण इटली और सिसिली के राज्य में धावा बोलते हैं और जीत लेते हैं। बहुत जबरदस्त नेतृत्व रहा इनका। जब जो ज्यूसेफे गैरिबाल्डी था, इनका इटली के एकीकरण में बहुत ही ज़्यादा नेतृत्व था। अतः अंततः ये स्पेन के राजा को हराकर इटली के दक्षिणी भाग को छुड़ा लेते हैं और अंत में विक्टर इमैनुअल सेकेंड को पूरी इटली के राजा घोषित कर दिया जाता है। इस तरह आपको इनके बारे में लिख देना है, बस हो गया। और आपको भी इसमें अगर इटली के एकीकरण में और कुछ लिखना हो तो आप लोग देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु है, आप लोग को बस याद करना है। इस तरह आप लोग समझ लेंगे तो आपको MCQ में पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं 6वां प्रश्न, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछा जाता है। जर्मनी के एकीकरण को लिखिए, या ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी का जनक क्यों कहा जाता है, 2 कारण लिखिए। आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बस इसी तरह लिखना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं उत्तर। ऑटो वन बिस्मार्क ने रक्त और लौ की नीति पर चलकर जर्मनी का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑटो वन बिस्मार्क ने रक्त और लौ की नीति पर चलकर जर्मनी का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उसे जर्मनी के एकीकरण का जनक कहते हैं। ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण कहते हैं। ये आपको MCQ में पूछा जा सकता है। अब चलते हैं आगे। 1848 में यूरोपियन सरकार ने बहुत कोशिश की कि वे जर्मनी का एकीकरण कर दे, परंतु वह ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी थी। और आगे देखते हैं। उसके बाद प्रशा ने यह भार अपने ऊपर लेते हुए कहा कि वे जर्मनी का एकीकरण करके ही रहेंगे। उसके बाद प्रशा ने यह भार अपने ऊपर लेते हुए कहा कि जर्मनी का एकीकरण करके ही रहेंगे। उस समय प्रशा का मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क था। उस टाइम प्रशा का मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क था। प्रशा ने एक राष्ट्रीय एकीकरण का नेतृत्व किया। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। 1871 में केसर विलियम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। 1871 ईस्वी में केसर विलियम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रशा को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग एवं न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से ये सब प्रश्न समझ में आए होंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।